क्या है? चाय है? कॉफी नहीं बनी? कोई है नहीं। Hello, my dear friends. Very good morning to all of you. Welcome to Careerville. So guys, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। पिछले क्लास में हमने इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी, फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? बताइए, क्या सब कुछ क्लियर है? तो हम लोग देख रहे हैं बल तथा दाब, बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। क्या देखने जा रहे हैं? फोर्स एंड प्रेशर देखेंगे हम लोग। तो एक बार सभी लाइव आइए। सौरभ दास हमारे साथ हैं, भावना सागर हमारे साथ हैं, एमडी सऊद आलम हमारे साथ हैं, प्रिया साक्षी, सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है, निमत खातून हमारे साथ है। तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और हमने बात किया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो अगर हम बात करते हैं फोर्स के टाइप्स की, है ना, यानी बल के प्रकार की, तो दो तरह के फोर्सेस थे। एक कहलाता था कॉन्टैक्ट फोर्सेस, संपर्क बल, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, असंपर्क बल। वह फोर्स जो एक्चुअल कांटेक्ट में के बाद लगता हो, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हैं और कोई बल लग रहा है, उसे कांटेक्ट फोर्स कहते थे। जैसे कि हमारा फ्रिक्शन हो गया, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, घर्षण, और दूसरा मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। बिना कांटेक्ट में आए लग नहीं सकता। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगी तभी लगेगा क्या? फ्रिक्शन। और जब आपका बॉडी किसी वस्तु के कांटेक्ट में आएगा तभी ये मस्कुलर फोर्स लग सकता है। जैसे कोई कुली है, वो प्लेटफॉर्म पर अपने सर पर बोझ उठाए चल रहा है, तो ये कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में आएंगे, मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल में आएंगे। अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ रोड, है ना, कोई घोड़ा या बैलगाड़ी खींच रहा है, तो ये होगा मस्कुलर फोर्स। नॉन कांटेक्ट में आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कह लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल। ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के उदाहरण हैं। फ्रिक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मस्कुलर फोर्स के बारे में, मतलब मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगता है, बस उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो मस्कुलर फोर्स के उदाहरण में लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई बॉक्स रखा हुआ है, उसको पुश कर रहे हैं, दरवाजे को खोल रहे हैं, दरवाजे को बंद कर रहे हैं, है ना, साइकिल चला रहे हैं, ये सब मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल हैं। घोड़ा गाड़ी खींच रहा है ना, बैल गाड़ी खींच रहा है, ये सब
मस्कुलर फोर्सेस के उदाहरण हैं। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, ये क्या होता है? जब दो चार्ज रेस्ट में है और उनके बीच बल लग रहा है। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। दो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है और उनके बीच जो बल लग रहा है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं, है ना? कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, चार्ज मतलब आवेश किसमें है? रेस्ट में है, स्थिर है। चार्ज स्थिर है और उसके बीच जो फोर्स लग रहा है, उसके बीच जो फोर्स लग रहा है, उसके बीच जो बल लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आप जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं, चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश, ऋण आवेश। ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है कूलम्ब। कूलम्ब, और इसको हम C से डिनोट करते हैं। तो दो चार्ज अगर रेस्ट में है, दो चार्ज अगर रेस्ट में है और उनके बीच अगर कोई बल लग रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं रखे हुए, दो पॉजिटिव चार्ज हैं एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे हुए, तो इनके बीच लगेगा रिपल्शन का फोर्स। दो नेगेटिव चार्ज हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में या कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो भी लगेगा रिपल्शन का फोर्स। तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, है ना? ये हम लोग पढ़ते हैं। रिपल्शन, प्रतिकर्षण बोलते हैं इसको, प्रतिकर्षण का बल लगता है। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होंगे, जैसे मान लिया एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। बाकी आप लोग आगे पढ़ते हैं चलकर 10th में, कूलम्ब्स के लॉ, है ना? कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच की दूरी R है, तो जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है? तो मान लिया कि एक चार्ज हमारा है Q1, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q1 और दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है Q2 और उसके बीच की दूरी मतलब R है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अभी इसका जिक्र एनसीईआरटी में आप लोगों के लेवल पे नहीं है कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये फोर्स क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, है ना? तो दो आवेशों के बीच जो फोर्स लग रहा है F, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। यानी अगर ये आवेशों का परिमाण बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, तो फोर्स बढ़ेगा, है ना? चाहे हम Q1 को बढ़ा दें, Q2 को बढ़ा दें, दोनों को बढ़ा दें, तो ये फोर्स क्या है? बढ़ेगा। लेकिन अगर हम दोनों के बीच की दूरी को घटा दें तो फोर्स बढ़ जाएगा, दूरी को बढ़ा दें तो फोर्स घट जाएगा। यानी F जो है, यहां से आप कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के। यानी अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, चार्ज घटाएंगे तो फोर्स घटेगा। लेकिन F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। यानी अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा
और दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। नजदीकियों से आकर्षण बढ़ता है, दूरियों से आकर्षण घटता है कि नहीं? ये तो नेचर का नियम है। आप किसी से नजदीक रहते हैं तो क्या होगा, आकर्षण बढ़ता है, और दूर हो जाने पर क्या है, आकर्षण घट जाता है ना? जैसे कोई आपसे दूर चला जाए, नजदीक है तो रोज बात हो रही थी, दूर चला जाए तो पहले रोज बात होगी, फिर हफ्ते में बात होगी, फिर महीने में बात होगी, फिर साल 2 साल में बातें होने लगती है। तो अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। ठीक है, तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे के क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है ना, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है जी, तो बस इतना याद रखना है आपको अभी फिलहाल कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, है ना। लाइक चार्जेस आप लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। दो विद्वान आदमी कभी दोस्त नहीं हो सकते, है ना। दो सेम प्रोफेशन का आदमी, दो डॉक्टर कभी अच्छे दोस्त नहीं होते। अच्छे डॉक्टर हैं तो वो समझता है कि हम काबिल हैं, वो समझता है कि हम काबिल हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, निगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण होगा। मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। असमान आवेशों में असमान आवेशों में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। प्लस माइनस में हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। और दो आवेशों के बीच ये जो लगने वाला बल है, मतलब अगर सेम है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अनलाइक है मतलब असमान आवेश है तो उसमें आकर्षण होगा। ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लग रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज रेस्ट में है और उनके बीच जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, ये उसकी मात्रा कितनी होगी, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहां पे Q1 और Q2 क्या है, दो चार्जेस है, और R क्या है, दो चार्जेस के बीच की दूरी है। दूरी बढ़ेगी आकर्षण घटेगा, दूरी घटेगी आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है, नोट करेंगे इसको। रवि कुमार क्या कह रहे हैं, आज नहीं पढ़ेंगे, याद आ रही है उसकी, किसकी? याद मत दिलाइए। अच्छा, इससे याद हो गया क्या? सोनाली भाटिया कह रही कि सर समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें समझना नहीं, याद रखना है कि जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है ना तो रिपल्शन होगा। दो सेम समान आवेश है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, और निगेटिव नेगेटिव दो चार्ज रखोगे तो दूर जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव है तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे समान जो दो विद्वान व्यक्ति कभी भी आपस में दोस्त नहीं होते, उनमें हमेशा खींचातानी होती है। असमान आवेशों में क्या होगा, हमेशा आकर्षण होगा। इसको याद रखना है। अच्छा, दो आवेश हैं, जैसे मान लिया ये पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसमें बल लग रहा है क्या, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, मतलब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थिर हैं और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, जैसे या तो रिपल्शन का या फिर अट्रैक्शन का, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो आवेश अगर हैं
कुछ दूरी पर रखे हुए, जैसे मान लिया एक आवेश का मान है कितना Q1, दूसरे आवेश का मान है Q2 और इनके बीच की दूरी है R, तो जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, ऐसे बता दिया। ये जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे K क्या है, कोई कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू होगी। Q1 और Q2 क्या है, आवेशों की का परिमाण है ना। मान लिया ये 2 कूलम है, ये मान लिया 4 कूलम है, इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लिया 1 मीटर है। तो इस तरह से अगर आवेशों का परिमाण दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, तो कितना बल लगेगा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको अभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस यहाँ पे सिंपल याद रखना है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं आपके क्या, आपके आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी अगर आवेश रेस्ट में है और उनके बीच जो बल लग रहा है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। चार्ज का SI मात्रक क्या होता है, कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। अगर दो समान आवेश है तो उनमें रिपल्शन होगा, असमान है तो उनमें आकर्षण होगा। अब कितना जो बल लगेगा वो बल का जो परिमाण है वो इतना होगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, चुंबक को तो देखा होगा आपने, चुंबकीय बल। आगे हम मैग्नेट लेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे मैग्नेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं, इस तरह से एक मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं आप छड़ चुंबक, है ना, बार मैग्नेट कहते हैं, इस तरह से बार मैग्नेट, छड़ चुंबक, रॉड के आकार का जो मैग्नेट है इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। मैग्नेट कई शेप का होता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस शेप का जो मैग्नेट होता है उसमें उसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। कोई भी मैग्नेट हो उसके दो पोल होते हैं, उसके दो पोल होते हैं, ये कहलाता है नॉर्थ पोल, ये कहलाता है साउथ पोल। ठीक है, तो दो पोल होगा किसी भी मैग्नेट का, मान लिया ये है नॉर्थ तो इधर वाला होगा साउथ पोल, है ना। तो ये जो कहलाता है ये पोल कहलाता है, पोल ध्रुव कहलाता है, दो ध्रुव होते हैं, है ना। तो ये कहलाता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ये है उत्तरी, ये है दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए अगर हम दो मैग्नेट को इस तरह से एक दूसरे के सामने ले जाते हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो आप बताओ ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक साथ आया तो ये मैग्नेट किधर मूव करेगा, बताइए। ये हमारे पास दो बार मैग्नेट हैं जिसमें दो दो पोल होंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अब हमने इसका नॉर्थ और इस मैग्नेट का नॉर्थ एक ही दिशा में रखा तो मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। उसी प्रकार जैसे मान लिया एक और मैग्नेट हमने लिया, इधर इसका है साउथ, इधर है नॉर्थ, ये दूसरा मैग्नेट का इधर है साउथ और इधर है नॉर्थ। ठीक है, अब भी ये मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये आपने स्कूल में किया होगा। मतलब लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, दो समान ध्रुवों में क्या होगा, चुंबक के दो समान ध्रुवों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि रिपल्शन होगा, जैसे चार्ज में आप देख रहे थे रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, है कि नहीं, दूर भागेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पे मान लिया नॉर्थ है, यहां साउथ है, ये दूसरा चुंबक है हमारा, दूसरा चुंबक है, यह है साउथ और यह है नॉर्थ। अब ये दोनों नजदीक आएंगे इस तरह से, है ना। तो अनलाइक जो होंगे पोल उसमें अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल वैसे ही चार्ज की तरह, है ना, आकर्षण होगा। ठीक है, आकर्षण होगा। तो ये कहलाया मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यहां पे कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट दूर ही है। देखिएगा नॉर्थ को आप नजदीक लाते जाओ, नजदीक लाते जाओ, नजदीक लाते जाओ,
एक ऐसा मोमेंट आएगा फिर ये दोनों दूर भागने लगेंगे। उसी तरह से साउथ साउथ को नजदीक लाते जाओ, नजदीक लाते जाओ, एक ऐसा मोमेंट आएगा कि ये दोनों दूर भागने लगेंगे। उसी तरह से नॉर्थ और साउथ है, उसको नजदीक लाओ, नजदीक लाओ, यहाँ पे कुछ और नजदीक लाओगे अपने आप चिपक जाएगा। तो वह फोर्स जो बिना कांटेक्ट में आने के ही लग जाता है, उसमें कांटेक्ट में आने के लिए शर्त नहीं है, लाजमी नहीं है। वह फोर्स जो कांटेक्ट में आने पे ही लगता है, जैसे फ्रिक्शन का फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। लेकिन जिसके लिए कांटेक्ट शर्त नहीं है, वह बल जो बिना कांटेक्ट में आते ही लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे कि आपका मैग्नेटिक फोर्स है ना। उसी प्रकार है आपका नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन साहब एक दिन अपने बागीचे में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पर एक सेब आ गिरा। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। न्यूटन साहब ये भली भांति जानते थे जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है तब मोशन होता है। जैसे मान लिया ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तभी ये मोशन में आएगा, बिना फोर्स लगाए मोशन में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो बॉडी मोशन में आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो सेब है वो नीचे ही आया है ना, क्यों आया, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, इसको खींच रही है अपनी तरफ, कोई फोर्स लगा रही है। इसी को उन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने कहा कि पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर, अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स से क्या करती है, आकर्षित करती है। इसी फोर्स का नाम क्या रखा उन्होंने, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, या इसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, इसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। तो न्यूटन साहब ने कहा कि हर वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है एक बल से। उस बल का नाम उन्होंने क्या रखा, गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये अर्थ की तरफ आ रही है। इसका मतलब अर्थ क्या कर रहा है, इस बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक मोशन नहीं होगा। तो पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित कर रही है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। बाद में न्यूटन साहब ने कहा कि सिर्फ पृथ्वी नहीं, हर वस्तु एक दूसरे को अपने तरफ खींचती है ना। हर वस्तु एक दूसरे वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है ना, आकर्षित करती है एक बल से, है ना। उसको उन्होंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ हो जाए तो इसका नाम रखा उन्होंने ग्रेविटी। देखिए इस बात को समझिए, जैसे सपोज करो कि एक बॉडी है जिसका मास है m1, एक बॉडी है जिसका मास है m1 और एक दूसरी बॉडी है उसका मास है m2। तो इन दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा उसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने कहा कि इस पृथ्वी की, इस कायनात की, इस ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, आकर्षित कर रही है। और जिस बल से आकर्षित कर रही है उसका नाम रखा उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर दो वस्तु में से एक अगर अर्थ हो जाए, है ना, अर्थ हो जाए, तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच जो आकर्षण का बल लग रहा है, इस बल को नाम रखा गया ग्रेविटी, ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल।
गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा, लेकिन अर्थ और किसी वस्तु के बीच लगने वाला जो बल है उसका नाम रखा गया ग्रेविटी। ग्रेविटी एक स्पेशल टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसमें से एक बॉडी क्या होनी चाहिए, अर्थ होनी चाहिए। सो आप यहां पर लिख सकते हैं नोट करके कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, है ना, यहां पे आप नोट करके लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज नोन एज, के ऑब्लिक है मतलब नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है जी, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है या गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हैं। तो इस ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जिस बल से आकर्षित कर रही है उस बल का नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन अगर किसी वस्तु और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल है उसका एक अलग नाम दे दिया गया, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन विच वन बॉडी इज अर्थ, है ना। अगर दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ हो, है ना, जैसे मान लिया ये मोबाइल और इसके बीच भी फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसका हम नाम क्या देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब ये वस्तु है और ये अर्थ की तरफ आ रही है, तो इस वस्तु और अर्थ के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल है उसका नाम रखा गया है ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड अर्थ आप लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड अर्थ इज नोन एज क्या, ग्रेविटी। किसी वस्तु एवं पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण का बल, किसी वस्तु एवं पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण का बल गुरुत्वीय बल कहलाता है या गुरुत्व कहलाता है। ठीक है जी। बाद में न्यूटन साहब ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया जिसमें कहा कि दो बॉडी है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो कितना बल लगेगा, वो बल के बारे में भी बताया। तो उस फॉर्मूला को थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे मान लिया कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और इनके बीच की दूरी r है, तो इसके बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल होगा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यानी यहां पे भी अगर हम वस्तु का मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। ठीक है, तो ये आगे आप लोग पढ़ते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई आपका नॉन कांटेक्ट में याद रखना है। बस एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि कौन कांटेक्ट फोर्स है, कौन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। एक बात और याद रख लीजिएगा कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं उनमें से जो मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है ना। जैसे लाइक चार्जेस अगर हैं तो रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा। उसी तरह से अगर सेम पोल है ना, लाइक पोल्स हैं तो उनमें रिपल्शन होगा, अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो
ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है ना, वो रिपल्सिव नहीं हो सकते। तो पॉइंट नोट करके यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कहीं पर इस बात को कि भाई जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, याद करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। मैग्नेटिक फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। और अगर हम बात करते हैं किसकी, स्थिर वैद्युत बल या स्थिर विद्युत बल भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैसे हो सकते हैं, ये दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। नेचर कैसा हो सकता है, तो इनकी जो नेचर हो सकता है, इनकी जो प्रकृति हो सकती है इन बलों की, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, कि आकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं, प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। जैसे लाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, अनलाइक चार्जेस में रिपल्शन होगा। उसी तरह से लाइक पोल्स रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरुत्वाकर्षण बल ये हमेशा हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज लिख रहा हूं, ऑलवेज हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ये आकर्षण ही हो सकता है हमेशा, है कि नहीं। आकर्षण की वजह से ही तो घूम रहे हैं ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही उसको मिल रहा है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। या आकर्षण का बल क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं पाथ में। ठीक है, चलिए भाई, तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रेशर की। प्रेशर यानी दाब। दाब क्या होता है, ये आप लोग जरा डेफिनेशन बताइएगा। व्हाट इज प्रेशर। नहीं, वहां तक अभी नहीं पहुंचना है कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे G का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर की G-2, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ देखिए, चश्मा नहीं लगाया आज, मैं भूल गया। आज 3-4 दिनों के बाद क्लास हो रही है ना, तो कुछ चीजें रखी कुछ चीजें नहीं रखी, तो भूल गया, तो थोड़ी सी आंखों में चमक सी आ रही है। तो प्रेशर जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट, प्रेशर, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दाब क्या होगा, दाब जो होगा वो होगा बल बटा क्षेत्रफल, यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स। जैसे सपोज करो कि मैं इस बोर्ड को ऐसे पुश कर रहा हूं, ऐसे, तो मैंने फोर्स लगाया और ये फोर्स जितने एरिया पे लगा, है ना, मान लिया हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये लगा कितने मीटर स्क्वायर एरिया पे, मान लिया ये लगा 5 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो हमारा जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 10 बटा क्या 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट,
प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होगा, इसको याद रखना है। बल बटा क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल या लगने वाला बल, अपने शब्दों में लिख देता हूं, लगने वाला बल दाब कहलाएगा। तो प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। आगे हम लिखते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम अदिश और सदिश राशि के बारे में बात नहीं करेंगे, बस इसकी यूनिट लिख देता हूं। यूनिट, इकाई क्या होती है बताएंगे, यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट आप लोग जरा बताएं, यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। डिनोट कैसे करते हैं? पीए से, पास्कल। पास्कल, एक पास्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक पास्कल प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो डेफिनेशन ऑफ वन पास्कल, डेफिनेशन ऑफ वन पास्कल ऑफ प्रेशर, एक पास्कल की परिभाषा क्या होगी? एक पास्कल प्रेशर हम किसको बोलेंगे? देखिए, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को एक पास्कल कब बोलेंगे? जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लग रहा हो। 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लग रहा हो। जैसे सपोज करो ना कि हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये फोर्स कितना लगा? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, मतलब हमने कितना प्रेशर लगाया होगा? 1 पास्कल का प्रेशर लगाया होगा। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको लिखने का तरीका ऐसे है, 1 पास्कल बराबर न्यूटन। अब देखिए यहां पे पावर 2 है, तो ऊपर इसको लिखेंगे तो -2 में आ जाएगा। सो 1 पास्कल विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर इनवर्स 2, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो पास्कल होती है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। चलिए, तो 1 पास्कल प्रेशर हम कब बोलेंगे? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acts on an area of 1 meter square, then pressure is said to be 1 pascal. Then pressure is said to be 1 pascal. So आप लिख सकते हैं that is करके कि when a force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square, then pressure is said to be, pressure is said to be 1 pascal, है ना। 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगता है, तो कितना प्रेशर लगाया गया मेरे द्वारा? 1 पास्कल प्रेशर लगाया गया। तो अगर 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया जाए, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया जाए, तो दाब का मान 1 पास्कल कहलाएगा, 1 पास्कल कहलाएगा, ठीक है जी। तो आपके में पास्कल नहीं देगा, सिंपल आपको याद रखना है कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2, ऐसे भी लिख सकता है। बस इतना याद रखना, ठीक है जी। कोई शक है किसी को कुछ समझने में कोई दिक्कत? So this is the definition of 1 pascal, that is pressure is said to be 1 pascal when a force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square.
1 पास्कल दाब 1 न्यूटन के बल को इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित करने पर उत्पन्न होता है। 1 न्यूटन बल इकाई क्षेत्रफल पर हम आरोपित कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रेशर होगा वो 1 पास्कल होगा। तो 1 पास्कल 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर -2। प्रेशर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है जी? तो अभी आपने कहा कि भाई साहब प्रेशर जो होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, दिस इज प्रेशर। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दाब बल का समानुपाती होता है। इस साइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, दोस्ती वाला रिलेशन। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा, ये भी घटेगा, दोस्ती वाला रिलेशन। ये खुश, ये खुश, ये दुखी तो ये दुखी। तो एक रिलेशन ऐसा होता है कि ए मान लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, मतलब बी खुश तो ए खुश, बी दुखी तो ए दुखी। लेकिन एक इस तरह का रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। ये दुश्मनी वाला रिलेशन है। ये अगर खुश है तो इसको बड़ा दुख होगा कि ऐसा कैसे हो गया। ये अगर दुखी है तो इसको बड़ा खुश होगा कि हाँ अब पड़ा है चक्कर में। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। और आजकल के लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं, ऐसे, है ना। आजकल के लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं, है ना। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में मसरूफ, एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ। लेकिन देखिए, अगर आपको किसी को नीचा दिखाना ही है तो एक अच्छा तरीका है मेरे पास, उस पर अमल कीजिए। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि एक शायर कहते हैं कि धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह, धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह, दूसरों पर अपना साया कीजिए। धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह, दूसरों पर अपना साया कीजिए। गैर नीचा खुद ब खुद हो जाएगा, खुद को पहले उससे ऊंचा कीजिए। गैर नीचा खुद ब खुद हो जाएगा, खुद को पहले उससे ऊंचा कीजिए, ना कि उसकी टांग खींचिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे नीचा हो जाए, आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो आप उससे ऊंचे उठ जाइए, अपना कद बढ़ा लीजिए, वो खुद आपसे नीचा हो जाएगा। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में? तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा, है ना। एरिया कांस्टेंट है, एरिया सेम है, तो फोर्स ज्यादा होगा, है ना। जैसे मान लिया कि मैं फोर्स लगा रहा हूं इतने एरिया पे, है ना, इतना एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, एरिया सेम है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, और एक आदमी 20 न्यूटन का फोर्स सेम एरिया पे लगा रहा है। जाहिर सी बात है, जिसने ज्यादा फोर्स लगाया होगा प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा उनका, उनके द्वारा लगाया गया। और प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एरिया का। यानी एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, एरिया घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, सॉरी प्रेशर बढ़ेगा। सेम फोर्स मैं लगा रहा हूं, ठीक है, सेम फोर्स मैं लगा रहा हूं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इतने एरिया पे, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इतने एरिया पे। तो अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा। और इस पर डेली लाइफ का ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसको अभी मैं समझाता हूं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा। और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, कम ज्यादा एरिया है तो प्रेशर कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ऐसा ही होता है। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो प्रेशर डिपेंड करता है किस पे? फोर्स पे और एरिया पे, है ना। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फोर्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा प्रेशर घटेगा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। ये बात है। इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन में आपको समझाता हूं, यहां से बड़े ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है जी।
तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम दिखाते हैं। जैसे आपसे सवाल होता है कि जो स्कूल बैग के स्ट्रैप्स होते हैं उसे चौड़ा क्यों बनाया जाता है, ये पट्टी चौड़ी क्यों बनाई जाती है ना, क्यों चौड़ी बनाई जाती है। जैसे मान लिया कि एक गार्जियन ने ऐसा बैग अपने बच्चों को दिया जिसकी जो है स्ट्रैप काफी जो है वाइड है, चौड़ी पट्टी वाली है। इसमें मान लिया 5 केजी बुक है, मैंने 5 केजी बहुत कम ही लिखा है, 10-10 केजी का वजन छोटे से नाजुक कंधों पर डाल देते हैं। आजकल इतनी किताबें होती हैं स्कूल में कि बच्चा पढ़ेगा क्या, ऐसे उसका दिमाग खराब हो जाता है। 10-10 किलो का बस्ता होता है बच्चे का। और एक जो है माँ बाप ने क्या किया है, ये पतली डोरी वाला जो है, पतली डोरी वाला पतला स्ट्रैप वाला बैग अपने बच्चे को दिया है। दोनों में किताब सेम है, 5-5 केजी। लेकिन बताओ मुझे कि किस बच्चे के शोल्डर पे कम प्रेशर आएगा। किताब सेम है, किताब सेम है, फोर्स सेम लग रहा है। तो देखो आपने क्या कहा, आपने कहा माय डियर फ्रेंड्स कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स में हम चेंज नहीं ला रहे हैं, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। देखो सेम फोर्स लगेगा ना, किताब का फोर्स सेम लग रहा है, 5 केजी का फोर्स, 5 केजी का फोर्स। तो अगर फोर्स सेम है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, है ना। वही फोर्स, उतना ही फोर्स ज्यादा एरिया पे लगेगा तो प्रेशर कम जनरेट होगा, और सेम फोर्स कम एरिया पे लगेगा तो ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। अब आप देखो दोनों के बैग में सेम किताब है, 5 केजी का है, लेकिन ये 5 केजी का फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा एरिया पे लगेगा ना। अरे भाई स्ट्रैप वाइड है तो ज्यादा एरिया पे लगेगा, तो एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, इस बच्चे को कम प्रेशर महसूस होगा अपने शोल्डर पे। लेकिन ये फैशनेबल बैग है, मां बाप ने दिया है, सेम फोर्स लग रहा है, कितने एरिया पे, कम एरिया पे, तो शोल्डर पे ज्यादा फोर्स महसूस होगा, ज्यादा फोर्स क्या होगा, महसूस होगा। तो जिसने ऐसा बैग लिया है ना उस बच्चे के शोल्डर पे दाग आ जाएगा, है ना, गड्ढा सा बन जाएगा, रेड हो जाएगा बेचारा, नाजुक सा कंधा। लेकिन जिसने ऐसा मतलब स्ट्रैप लगाया है ना उस पे कम फोर्स लगे, कम प्रेशर जनरेट होगा। तो स्कूल बैग के जो आपने देखे होंगे ये जो स्ट्रैप होते हैं वो वाइड क्यों बनाए जाते हैं, उसकी वजह यही है क्योंकि दोनों पर फोर्स सेम है। तो अगर फोर्स सेम है, P होता है फोर्स अपॉन एरिया, अगर फोर्स को हम कांस्टेंट कर दें, फोर्स को स्थिर कर दें, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सेम फोर्स ज्यादा एरिया पे लगेगा, प्रेशर कम जनरेट होगा, सेम फोर्स कम एरिया पे लगेगा, प्रेशर ज्यादा। तो ये कम एरिया पे लग रहा है ना भाई साहब। तो इसने, इस गार्जियन ने जो बैग दिया है, ये गार्जियन ने साइंस नहीं पढ़ा होगा सही से, और जिस गार्जियन ने अपने बच्चे को ऐसा बैग खरीद के दिया होगा, जाहिर सी बात है उसने कभी ना कभी 7वीं 8वीं क्लास में प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहां पे यही लिखा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। दबाव के आधार पे या दाब के आधार पर कुछ दैनिक प्रेक्षणों की व्याख्या, कि भाई स्कूल के बैग जो होते हैं वो वाइड स्ट्रैप क्यों बनाए जाते हैं, उसके स्ट्रैप्स वाइड क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। स्ट्रैप वाइड होगा तो ज्यादा एरिया पे फोर्स लगने से प्रेशर शोल्डर पे कम होगा, लेकिन अगर पतला वाला है स्ट्रैप तो कम एरिया पे फोर्स लगेगा तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। उसी तरह से आपने देखा होगा लिखा रहता है कि ये जो निडल है वो शार्प क्यों बनाया जाता है। जैसे सपोज करो कि एक ऐसी निडल है जिसका बिल्कुल इस तरह से शार्प है, और एक निडल आपने ऐसी ली है जो थोड़ा सा कुंद सा है ना, शार्प नहीं है। तो बताइए कि कौन इजिली प्रिक करेगा चीजों को। तो आप कहेगा सर प्रेशर जो होता है वो होता है, और इसको हम 10 न्यूटन से दबा रहे हैं, 10 न्यूटन के फोर्स से इसको भी पुश कर रहे हैं,
और 10 न्यूटन के फोर्स से इसको भी पुश कर रहे हैं। 10 न्यूटन के फोर्स से इसको पुश कर रहे हैं, 10 न्यूटन के फोर्स से इस निडल को भी पुश कर रहे हैं, है ना। तो बताइए कौन इजिली प्रिक कर पाएगा। तो आप कहिएगा सर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। कब? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है, फोर्स अगर कांस्टेंट है, सेम फोर्स से हम दोनों को पुश कर रहे हैं, तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स कम एरिया पे लगेगा, है ना, ये शार्प होने की वजह से कम एरिया पे लगेगा, तो भाई प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। लेकिन सेम फोर्स, उसी फोर्स से हम इसको भी पुश कर रहे हैं नीडल को, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि सेम फोर्स ज्यादा एरिया पे लगेगा ब्लंट होने की वजह से, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा एरिया पे लगने से प्रेशर कम जनरेट होगा। तो ये इजिली प्रिक करेगा, लेकिन ये इजिली प्रिक नहीं कर पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये सब डेली लाइफ का ऑब्जर्वेशन है। जैसे सपोज करो कि ये एक आदमी है, एक कुली है, और इसने अपने सर पर मान लिया कि 50 केजी का बोझ उठाए हुए, ठीक है, ऐसा उठा रखा है इसने बोझ। एक दूसरा कुली है, उसने भी सेम वजन उठा रखा है, कितना, 50 केजी का। लेकिन इसने क्या किया है कि अपना ये जो बिहार में गमछा रखते हैं ऐसे गले में, उसका ऐसे बांध लिया ऐसे, तो एक पगड़ी सी ऐसे बना ली, अपने गमछा का। तो ये गमछा है और उसको पगड़ी बना ली इसने, और उसके ऊपर अपना सामान रखा। अब बताओ कि दोनों 50 केजी का ही है, लेकिन किसको ज्यादा प्रेशर फील होगा लोड को कैरी करने में, है ना। तो आप कहेंगे सर अगर फोर्स कांस्टेंट है, दोनों सेम ही फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये देखिए कम एरिया पे फोर्स लगेगा, एरिया कम है तो प्रेशर इसको ज्यादा महसूस होगा। लेकिन इसने क्या किया, ऐसा करने से, ये पगड़ी बनाने से क्या हो रहा है कि ज्यादा एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो इसको प्रेशर कम महसूस होगा, इसको प्रेशर जो है वो कम महसूस होगा। तो यहां पे इसको ज्यादा प्रेशर फील होगा, लेकिन इस आदमी को कम प्रेशर फील होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात है कि आदमी किसी गद्दी पर लेटा हुआ है, ये क्वेश्चन है, इस पर एक आदमी लेटा हुआ है, ठीक है, ये आदमी जो है वो लेटा हुआ है ऐसे। तो आप देखिएगा इसमें जो है वो कम गड्ढा होता है, डिप्रेशन कम आता है, ये ऐसे कम धंसता है ना। ये आदमी है मान लिया कि 75 केजी का, ठीक है, लेकिन वही आदमी इस गद्दे पर खड़ा हो गया, ये आदमी जो है इस गद्दे पर खड़ा हो गया, इस गद्दे पर खड़ा हो गया, तो आप देखिएगा कि ये ज्यादा धंसता है ऐसे, डिप्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है जी, ये डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है। क्यों? 75 केजी का आदमी वही है, सोया हुआ था, ये गद्दे पर सोया हुआ था, तो ये कम डिप्रेशन आ रहा था, ऐसे गड्ढा कम बन रहा था। लेकिन अगर ये खड़ा हो गया तो डिप्रेशन ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। कब? जब फोर्स कांस्टेंट है, दोनों सेम ही फोर्स दे रहा है, आदमी तो वही है, सेम फोर्स दे रहा है। तो यहां पे जो है वो फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है कम ज्यादा एरिया पे, तो एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम है, तो ये डिप्रेशन कम होगा। लेकिन वही आदमी जब खड़ा हो गया तो क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। कब? जब फोर्स सेम है। तो जब फोर्स सेम है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ये कम एरिया पे लग रहा है तो ज्यादा प्रेशर यहाँ पे होगा, तो ये ज्यादा गड्ढा फील होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है कि नहीं।
तो ये सब डेली लाइफ के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो प्रेशर पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिएगा कि स्कूल बैग की चौड़ी पट्टियां क्यों होती हैं, क्यों तेज चाकू कुंद चाकू से बेहतर काटती है। निडल का एग्जाम्पल दे दिया, समझ में आ गया कि चाकू को अगर हम तेज कर लेंगे तो एरिया कम होगा, तो कम एरिया सेम फोर्स से हम एक तेज चाकू से काट रहे हैं और एक कुंद चाकू से काट रहे हैं, भुथरा चाकू है, तो आपको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्यों तेज चाकू कुंद चाकू से बेहतर काटती है, समझ में आ गया होगा। प्रेशर का सारा खेल है। ओके, सुई की नोक तेज क्यों रखनी चाहिए, है ना, ये समझ में आ गया, है ना। जब कोई आदमी कुशन पर खड़ा होता है तो उस पर लेटने की तुलना में डिप्रेशन ज्यादा क्यों होता है, क्यों ज्यादा धंस जाता है। तो ये सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन है डेली लाइफ के, वो हम फोर्स से और प्रेशर को एक्सप्लेन करके दे सकते हैं। किसी का कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। फहीम, जैनब हाशमी, हीरा मुनी, रिया दीक्षित, शादाब मोहम्मद, रूपाली पांडा, जितने लोग भी लाइव हैं, बातें आ रही है समझ में। तो ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाएंगे सीटेट वाले। तो अब आपको पकड़ना है, एक एक ऑप्शन को बहुत ही बारीकी से मुआयना करना है। नो प्रॉब्लम, समझ में आ रही है बातें। गद्दा वाला, देखिए जैसे ये गद्दा है, देखो ये गद्दा है और इस पे आप सो रहे हैं, ठीक है जी। तो आप जब सोइएगा तो देखिएगा इसमें गड्ढा कम बनेगा, लेकिन उसी गद्दे पर अगर आप खड़े हो गए, देखो आप ही हैं, इस गद्दे पर आप खड़े हो गए, सेम गद्दा है, गद्दा चेंज नहीं हुआ है, आप भी वही हैं, आप भी वही हैं, लेकिन आप देखिएगा अगर इस गद्दे पर आप खड़े हो गए तो इसमें गड्ढा ज्यादा बनेगा। क्यों, क्यों बनेगा बोलो। आप सेम है, सेम फोर्स से आप पुश कर रहे हैं ना, तो प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर फोर्स सेम है तो ये आप लेटे हुए हैं तो आपके बॉडी का फोर्स ज्यादा एरिया पे लगने से प्रेशर कम जनरेट हो रहा है, तो गड्ढा कम हो रहा है, डिप्रेशन कम हो रहा है। लेकिन आप खड़े हो गए, अब तो खड़े हो गए तो सेम फोर्स लग रहा है ना, फोर्स वही है, लेकिन ये फोर्स कम एरिया पे लग रहा है। देखो एरिया कम एरिया पे लग रहा है तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा तो गड्ढा ज्यादा बनेगा। नहीं आया समझ में। तो why the depression is much more when a man stands on a cushion than when he lies down on it। तो ये स्टेटमेंट ऐसा रहेगा कि कौन वाला सही है कौन वाला गलत है। अब आई बात समझ में। क्लियर, ओके चलिए। जैसे क्वेश्चन बनाइए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम में इससे हल्का क्वेश्चन मिलेगा। ये किसी और एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन बनाइए फिर मैं बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो आपको लगेगा हमसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने उसको मिटा दिया। अभी फिर अभी उसको दिखा दूंगा कि ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में तो इससे आसान होगा। बोलता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। आप किसी रेत पर खड़े हुए हैं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, रेत पर खड़े हैं, कुशन की जगह यहां पर क्या कर दिया है, रेत कर दिया, सैंड। तो बताइए। लार्जर while standing than while lying, smaller while standing than while lying, same while standing or lying, larger while standing during the daytime and smaller during the night time while lying। बताइए। ए,
ये दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट तो खराबी है कि दिन में ज्यादा और रात में कम, ये तो निहायत ही वाहियात ऑप्शन है। जब आप रेत पर खड़े होंगे, तो रेत पर जब आप खड़े होंगे तो क्या है कि आपका जो फोर्स है वो कम एरिया पे लग रहा है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। सेम फोर्स है, ठीक है, सेम फोर्स है। जैसे मान लिया आप रेत पर ऐसे लेटे हुए हैं, तो आपका बॉडी का जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा एरिया पे लग रहा है, तो ज्यादा एरिया पे फोर्स लग रहा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, तो देखिएगा कम गड्ढा बनेगा। लेकिन वहीं रेत पर आप खड़े हैं तो ज्यादा गड्ढा बनेगा, क्योंकि कम एरिया पे लग रहा है, प्रेशर ज्यादा है, तो लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। और ये यूपीएससी लेता है एक एग्जाम, यूपीएससी लेता है एक एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी लेता है। क्या ये बहुत टफ सवाल था क्या, बताइए? आपके एग्जाम में तो इससे आसान ही रहेगा ना। सो ए शुड बी द राइट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। बात आ रही है समझ में? अब हम बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, किसी गैस के द्वारा लगने वाला दाब क्या होगा, और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके इफेक्ट्स की बात करेंगे। सौरभ दास बिल्कुल सही है। तुहीना खातून, प्रंजय, अंजलि, मीनू मिश्रा, क्या बात है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, आज रहने देते हैं यहीं तक। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका हम देखेंगे वेरिएशन, कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, और उसके इफेक्ट्स देखेंगे। जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो नोज ब्लीडिंग क्यों हो जाती है, नाक से खून क्यों आने लगता है ना, काफी ऊंचाई पे जाने से क्या होता है, नोज ब्लीडिंग होती है। या आप हवाई जहाज में जाते हैं तो स्याही कलम की जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये सब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किसी कंटेनर में अगर कोई लिक्विड है उसकी वजह से क्या प्रेशर आता है, और वो प्रेशर कैसे वैरी करेगा, डेप्थ में जाने पर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, है ना। तो इस तरह की बातों को हम लोग देखेंगे। और PYQ तो कल होगा, ट्यूसडे को, बिल्कुल ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ, तो आपके लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्जाम का लेवल है उसी लेवल को मद्देनजर रखते हुए उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।